नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि शेडेड पोल मोटर क्या होती है। मैंने आपको सिंगल फेज मोटर स्टार्ट की तब बताया था कि सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और मैंने आपको ये बताया कि दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बताया था कि स्प्लिट फेज करके एक फेज को दो भागों में बांटकर, अर्थात एक स्टेटर में दो वाइंडिंग प्रयोग करके बताया था आप लोगों को। तो उस मोटर के आधार पर या उस स्प्लिट फेज के आधार पर आप लोगों ने 3-4 मोटर का अध्ययन कर लिया। तो उसके बाद इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि स्प्लिट फेज न करके तो किसके आधार पर अपन सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका नाम आता है शेडेड पोल प्रयोग करके आप सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। तो आज उस शेडेड पोल के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, शेडेड पोल जहाँ होगा, ऐसे मान लो कि वहाँ पे एक तो न तो कोई रनिंग वाइंडिंग होगी, न तो कोई सहायक वाइंडिंग होगी, न कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, न कोई कैपेसिटर होगा। तो फिर कहते हैं कि मोटर सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाती है। एक फेज को दो भागों में भी नहीं बांटेंगे, ठीक है नहीं। तो फिर सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाती है, उसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में या इस मोटर के आधार पर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फेज को दो भागों में नहीं बांटा जाता है। तो किस प्रकार फेज स्प्लिट होता है, किस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स घूमता है और किस प्रकार मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, यहाँ बहुत से तथ्य निकल के आने वाले हैं। यहाँ बहुत से क्वेश्चन छुपे हुए इसके अंदर, जो कि कुछ डीपली भी हैं और कुछ इसके अंदर कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो और इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वैसे देखा जाए तो हार्ड क्वेश्चन ही है, ईजी है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। इसकी वजह से इस मोटर को अपना मान लेते हैं कि कुछ कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपके कंफ्यूज दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करते चले जाइए। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि वीडियो को पूरा देखकर नोट्स जरूर बनाना। नोट्स के बिना आप वीडियो देखते हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आप वीडियो देखो, कॉपी पेन साथ रखो, नोट्स अपडेट करते चले जाओ। मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल के नोट्स कैसे बनाएं। ये आपको जरूर बताऊंगा अगली वीडियो, और एक आपको मोटिवेशनल वीडियो बना के दूंगा कि इलेक्ट्रिकल के नोट्स कैसे अपने लिस्ट में ऐड करें और किस प्रकार उनको मतलब कि याद करने का तरीका बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं शेडेड पोल मोटर के बारे में अध्ययन करते हैं। शेडेड पोल मोटर क्या होती है, क्या कहेंगे? शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। अब देखो, शेडेड पोल का मतलब आपको छोटी सी बात कहूंगा, इसको हिंदी में कहते हैं छादित या छायित। एक ही बात है, छायित भी हो सकता है, इसको छादित भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? छादित ध्रुव मोटर, इसको ये भी कह सकते हैं, छादित या छायित ध्रुव मोटर कह सकते हैं। अब देखो, इसके मैं आपको ये बताता हूं कि इस मोटर में स्प्लिट फेज किसके कारण होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स नहीं घूमेगा तो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट है, यहाँ न कोई कैपेसिटर होगा, न कोई सहायक वाइंडिंग होगी, न कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा, फिर भी ये मोटर सेल्फ स्टार्ट है। और आप लोगों ने सुना है कि मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो ये कैसे सेल्फ स्टार्ट हो जाती है? इसके मतलब ये कह सकते हैं कि इस मोटर में स्प्लिट फेज शेडेड पोल के कारण होता है। काफ़ी बार पूछा जाएगा कि इस शेडेड पोल मोटर में स्प्लिट फेज किसके द्वारा होता है, तो शेडेड पोल के द्वारा होता है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इस मोटर में स्प्लिट फेज, एक फेज दो भागों में किसके द्वारा बढ़ता है? शेडेड स्प्लिट फेज शेडेड पोल के द्वारा होता है या छायित ध्रुव के द्वारा होता है, शेडेड पोल के द्वारा होता है। एक तो इसमें सबसे मुख्य पॉइंट ये बनता है, आपको पॉइंटों में बताऊंगा धीरे धीरे सारी बातें, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि शेडेड पोल के द्वारा इसमें स्प्लिट फेज होता है, तो फिर ये मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? मैंने आपको लोगों को बताया था कि एसी मोटर है, स्टेटर में एसी प्रदान करते हैं, सिंगल फेज की वाइंडिंग कर सकते हैं, और उसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा जो परिवर्तनशील होगा या प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो वह मोटर, और मतलब कि वह मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगी। तो ये नहीं कह सकते कि ये मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करेगी या स्प्लिट फेज वाली ही इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगी, ऐसा नहीं है। ये मोटर भी इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करेगी। काफी बार पूछा जाता है कि शेडेड पोल मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अपन सोचते हैं कि यार दो चुंबकीय मतलब कि दो कॉइल तो है नहीं, चुंबकीय फ्लक्स कैसे घूमेगा, तो क्या नाम ले इसका, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्वेश्चन उठता है कि ये मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो लिख लो ये मोटर सिद्धांत की बात करें, ये मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है।
क्या लगेगा कि इंडक्शन को हिंदी में प्रेरण का सिद्धांत बोलते हैं। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, वो भी बताऊंगा प्रेरण का सिद्धांत कहाँ लागू होता है। अब देखो आगे धीरे धीरे इस मोटर के बारे में और पढ़ें तो क्या लिख सकते हैं। देखो यदि शेडेड पोल है तो इसका स्टेटर कैसा होता है। एक तो ये इसमें पूछा जाएगा शेडेड पोल मोटर का स्टेटर कैसा होता है, एक तो ये पूछा जाएगा। दूसरा तो रोटर कैसा होता है, क्योंकि नाम कुछ अलग है, नाम में कुछ चेंजमेंट है, तो आपको सब क्वेश्चन कंफ्यूज वाले ही मिलेंगे यहाँ पे। तो इसका रोटर कैसा होगा, गिलहरी प्रकार का स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होगा। तो आप मैं आपको ये बताते हैं, तो रोटर की बात करें, इसका रोटर कैसा होगा, रोटर हिंदी में गिलहरी प्रकार का, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायरल केज प्रकार का होता है। तो कैसा होगा, गिलहरी पिंजरा प्रकार का होगा। और स्टेटर कैसा होगा, ये देखने वाली बात आती है। स्टेटर कैसा होता है, स्टेटर के आधार पर ही इस मोटर का नाम शेडेड पोल रखा गया है, न कि रोटर के आधार पर। ठीक है, बाकी मोटरों का नाम रखा गया था वो इसमें एक फेज को दो भागों में बांटा, उसके आधार पर रखा गया था। यहाँ स्टेटर के आधार पर रखा जाएगा। इसके ऊपर स्टेटर कैसा है, सेलेंट पोल टाइप का स्टेटर होता है। अब सेलेंट पोल टाइप का आपने देखा होगा, सेलेंट पोल टाइप का मतलब कि इसका व्यास अधिक होता है और लंबाई कम होती है, वो सेलेंट पोल होता है। और इसमें एक से अधिक पोल स्थापित कर सकते हैं। तो आपको दिखाऊंगा कि सेलेंट पोल टाइप का रोटर कैसा होता है। यहाँ लिख सकते हैं, काफी बार पूछा गया है शेडेड पोल मोटर में स्टेटर कैसा होता है। ठीक है ना, तो शेडेड पोल मोटर में स्टेटर कैसा होगा, सेलिएंट पोल टाइप का। कैसा होगा, सेलिएंट पोल टाइप का होगा। अब बात आती है कि सेलिएंट पोल टाइप को हिंदी में क्या कहेंगे, समुन्नत ध्रुव प्रकार। ये लिखा देता हूं, समुन्नत ध्रुव प्रकार का होता है। अब समुन्नत ध्रुव प्रकार का कैसा था, यदि आप देखना चाहो तो मेरे अल्टरनेटर के चैप्टर में जाके देखना कि स्टेटर कितने प्रकार के थे। वहां मैंने आपको बताया था कि ये रोटर कितने प्रकार के थे। रोटर बताया था, सेलिएंट पोल टाइप रोटर बताया था, फिर मैंने सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर बताया था। तो वहाँ आपको सब कुछ पूरा वर्णन मिल जाएगा कि सेलिएंट पोल टाइप कैसा था। अब आप देखो, मैंने शुरू में बताया था कि जहाँ एसी का प्रयोग करेंगे, एसी की वाइंडिंग करेंगे, जिस भाग पर एसी की या वाइंडिंग करके एसी प्रवाहित करवाएंगे, वह भाग चाहे कैसा भी हो, चाहे वो रोटर हो जहाँ एसी उत्पन्न हो जाएगी, एसी प्रवाहित करवा देंगे जिस कॉइल में, और जहाँ लोहे का प्रयोग किया गया है वह हमेशा ही लेमिनेटेड प्रकार का होगा। क्यों, क्योंकि एसी होगी, वहाँ लो हानियाँ होंगी। लो हानियों में आपको भंवर द्वारा हानि मिलेगी और हिस्टेरिसिस हानि मिलेगी। उन दोनों हानियों को मान को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का बनाया जाता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है ना, ये सेलिएंट पोल टाइप रोटर है, ये जो स्टेटर है ये किसका बना होता है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं ये भी एक आप कहोगे कि लेमिनेटेड प्रकार का हो सकता है। ये भी क्या होगा, लेमिनेटेड प्रकार का। मैं आपको इसका कुछ आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस प्रकार का होता है। देखो यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि इस मोटर का जो नाम रखा गया है जिसके आधार पर, उसका डायग्राम पहले देख लेते हैं कि रोटर के स्टेटर के आधार पर रखा गया है। तो पहले मैं स्टेटर का थोड़ी संरचना बना देता हूँ कि स्टेटर में कैसा होता है। एक पोल की दिखाऊंगा आप लोगों को, 2 पोल की मोटर हो सकती है, 4 की हो सकती है, 6 की हो सकती है। मैं आपको एक पोल की संरचना दिखाऊंगा, फिर दूसरे का आपको मैं दिखाऊंगा कि ये ऐसा ही होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे ये आपको स्टेटर गोल होता है ऐसे अंदर से, ये अंदर की प्रीति दिखा देता हूँ ऐसे, देखो ठीक है ना। और ये आप ये स्टेटर में होता है ऐसा, ये बॉडी में फिट होता है ऐसा। एक पोल दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, एक पोल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक भाग इसका ये माना कि पोल है, जैसे एक पोल यहाँ होगा ऐसा यहाँ पोल होगा ऐसा, ठीक है। एक पोल दिखाओ, फिर 4 पोल की करेंगे, एक पोल यहाँ होगा, एक पोल यहाँ होगा, 4 पोल की हो जाएगी मोटर। एक पोल में क्या होगा, देखो माना कि ये एक पोल है और एक पोल ये होगा, इस पर वाइंडिंग कैसे होगी। इसमें क्या होगा, एक पोल कितने भागों में बटा होगा। यहाँ एक जो ये सेलिएंट पोल है ये कितने भागों में होगा, 2 भागों में बटा होगा। याद करना 2 भागों में बटा होता है। तो इसको 2 भागों में कैसे होगा, 3:1 में बटा होता है। 3:1 में बटा होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ से मैं 3 भाग यहाँ पर, 1 भाग यहाँ पे, 3 भाग मतलब कि 3 भाग यहाँ पे करूँगा, 1 भाग यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ से इसको काट देंगे, कुछ कटा हुआ होता है यहाँ से, देखो ये यहाँ से मैं इसको कुछ काट देता हूँ। इस पोल को यहाँ से काटा, अब 2 भाग हो गए। एक पोल का ये एक भाग ये होगा, एक पोल ये भाग हो गया। अब कितना होगा, देखो यही आपसे क्वेश्चन पूछने की लगभग प्रश्न उठने की संभावना यहीं से उत्पन्न होती है।
इसी एक पोल के दूसरा पोल भी सेम ऐसा ही होगा, दूसरा पोल भी सेम ऐसा ही होगा, 4 पोल बनाएंगे वो सेम ऐसे ही होंगे। आपको एक पोल का स्वरूप दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो 1/3 भाग, देखो यहाँ 3:1 मैंने आपको बताया, यहाँ 3:1 बताया था हमने आपको। 3:1 में ये जो भाग बचेगा यहाँ से यहाँ तक का ये भाग, ये 2/3 भाग होगा, ठीक है। और ये जो भाग बचा ये कितना होगा, 1/3 भाग होगा, हो गए। ये 1/3 भाग होगा, ये 2/3 भाग होगा। तो 1/3 भाग जो बचा है या 1/3 भाग जो बचा है वो क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, ये शेडेड पोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, शेडेड पोल, शेडेड भाग कहलाएगा। पोल का ये पोल पूरा है, कौन सा है, सेलेंट पोल है, ये शेडेड भाग कहलाएगा इसका। और ये भाग क्या कहलाएगा, अनशेडेड भाग, ये कहलाएगा अनशेडेड भाग, ये आपका होगा अनशेडेड भाग। तो यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक शेलेंट शेडेड पोल मोटर में अनशेडेड भाग की जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है। कुल जो पोल होता है, पूरा शेलेंट पोल होता है, उसका 2/3 भाग तो होता है अनशेडेड और 1/3 भाग होता है शेडेड पोल, ठीक है। ये तो था इसका। अब देखो यहाँ जो वाइंडिंग होगी, ये 1/3 अनुपात मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3:1 हो गया पूरा आपका, याद रखना पूरा पोल 3:1 में बटा होता है। अब क्या होगा, इस भाग के ऊपर, इस पूरे पोल पे क्या होगी, वाइंडिंग होगी, एक ही वाइंडिंग होगी, याद रखना। मैं यहाँ पूरे पोल पे वाइंडिंग करके दिखा देता हूँ आपको, ये पूरे पोल पे वाइंडिंग होगी। जो एक फेज की वाइंडिंग शुरू में आप लोगों ने जो मोटर पे की थी ना, वही वाइंडिंग यहाँ पे स्थापित कर देंगे। जो पूरी की पूरी वाइंडिंग आप लोगों ने स्थापित की, वो पूरी वाइंडिंग स्थापित कर दी यहाँ पे। और ये कहाँ होगा, ये बॉडी में फिट होगा, ये भाग वाइंडिंग कर दी यहाँ पे। ये तो थे यहाँ पे कि पूरे पोल पे वाइंडिंग करते हैं, जिसको कहते हैं एक्साइटिंग या एक्साइटिंग वाइंडिंग, कि इसको एक्साइट करेगी पूरे पोल को, और ये आप इसको कह सकते हैं मेन वाइंडिंग। तो यहाँ इसको क्या कह सकते हैं, ये वाइंडिंग होगी मेन वाइंडिंग कह सकते हैं इसको। मैं इसकी कार्य प्रणाली पूरी पढ़ाऊंगा, पहले मैं भागों की इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाए। जिसको कहते हैं एग्जिस्टिंग वाइंडिंग, इस नाम से भी इसको जान सकते हैं, ठीक है। और ये आपको लिखवा दिया अनशेडेड भाग। पूरा कौन सा, ये पोल कौन सा है, सेलिएंट पोल है, समुन्नत ध्रुव प्रकार का पोल है। ये कौन सा है, सेलिएंट पोल। 2 भागों में बटा होगा, 1/3 भाग ये और 2/3 भाग ये, ठीक है। इसको कहेंगे अनशेडेड भाग, उसको कहेंगे छायित भाग। अब देखो अनशेडेड भाग ये तो था, यहाँ पूरी वाइंडिंग इसके ऊपर होगी, ये पूरी वाइंडिंग इसके ऊपर होगी, लेकिन इसके ऊपर अकेले पे एक वाइंडिंग और करेंगे। वाइंडिंग किस प्रकार की करेंगे, जिसको कहते हैं शेडेड वाइंडिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। और ये जो भाग होता है, ये कैसा होता है, ये लेमिनेटेड प्रकार का शेडेड पोल होता है पूरा, ये शेडेड पोल होता है। ये कैसा होगा, ये लेमिनेटेड प्रकार का होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वाइंडिंग करेंगे 1/3 भाग पर जो वाइंडिंग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपर की मोटी रिंग लगा देंगे। कैसे लगाई, कॉपर की मोटी रिंग लगा दी यहाँ पे, ये कॉपर की मोटी रिंग लगा दी यहाँ पे, जो इसके चारों तरफ फैला दी, ये लगा दी यहाँ पे रिंग कॉपर की, ठीक है। कैसी होगी, कॉपर रिंग होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम लिख देता हूँ, कॉपर रिंग होगी यहाँ पे। अब कॉपर रिंग होगी, ये रिंग ही एक प्रकार की वाइंडिंग का कार्य करेगी। रिंग ही क्या करेगी, वाइंडिंग का कार्य करेगी, जिसको क्या कहेंगे, शेडेड वाइंडिंग कहेंगे। क्योंकि शेडेड भाग पे की आप लोगों ने, इसको शेडेड वाइंडिंग के नाम से जानेंगे इस रिंग को। मोटी रिंग की कॉपर की, और ये किस पे की, शेडेड भाग पे। अब थोड़ा इसको गहराई से स्थापित करेंगे, इसको थोड़ा कहाँ करेंगे, इसमें कुछ गहराई पे स्थापित करेंगे। तो लिख देता हूँ, इस वाइंडिंग को यहाँ पे गहराई पर स्थापित करते हैं। कहाँ करेंगे, गहराई पर स्थापित करते हैं। और ये भाग हो गया आपका शेडेड भाग, शेडेड पार्ट हो गया। आगे समझ में, ये कॉपर की रिंग है। अब देखो इस कॉपर की रिंग को क्या कहेंगे, शेडेड वाइंडिंग कहेंगे। कॉपर के छल्ले को क्या कहेंगे, शेडेड वाइंडिंग कहेंगे। अब कहाँ होती है ये वाइंडिंग, ये शेडेड भाग पे होती है। अब शेडेड भाग कौन सी साइड है, ये निर्धारित नहीं कि सर शेडेड भाग या बाईं साइड करें या दाईं साइड करें, ये किसी भी दिशा में हो सकता है। मोटर को किस दिशा में चलाना है, आप एंटी क्लॉकवाइज की मोटर लेके आओगे या क्लॉकवाइज की मोटर लेके आओगे। तो शेडेड भाग अब पूछ लिया जाएगा आपसे, यदि कोई मोटर क्लॉकवाइज चल रही है, ये फिर भी आपको इसके कार्य पढ़ाऊंगा। कोई मोटर क्लॉकवाइज चल रही है तो शेडेड भाग कौन सी दिशा में होगा, क्लॉकवाइज ऐसे देखो ऐसे, तो शेडेड भाग ही आएगा।
क्योंकि मोटर अनशेडेड से शेडेड की ओर चलती है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज वाली मोटर लेके आएंगे तो उसका शेडेड भाग किधर होगा, इधर होगा। ठीक है ना, आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कोई मोटर किसी शेडेड पोल मोटर की घूमने की दिशा क्लॉकवाइज है तो शेडेड भाग कौन सी दिशा में रहेगा, क्लॉकवाइज दिशा में तो क्लॉकवाइज ही रहेगा, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा अनशेडेड भाग से। ये आपको अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे तब आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने पूरा स्वरूप बताया यहाँ पे कि किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, कैसा होगा, किस प्रकार होगा, कितने भाग पे क्या होगा। ठीक है ना, अब इससे क्या करेंगे, अब इस वाइंडिंग को एसी सप्लाई प्रदान करेंगे। इस वाइंडिंग को क्या करेंगे, आप गौर से सुनना, एसी सप्लाई प्रदान करेंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई। आगे की प्रक्रिया अब देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली। एक पोल दिखाया, सारे पोल ऐसे ही होते हैं। इसकी क्या लिखेंगे, अब कार्य प्रणाली देखते हैं इसकी कैसे कैसे कार्य करेगी, किस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, एक फेज दो भागों में कैसे बटेगा, और ये मोटर कैसे अपने आप सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, उन सब के भाग देते हैं। अब देखो एक चीज़ और समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे। कार्य प्रणाली से पहले आपको ये दिखाऊंगा कि ये देखो, ये तो है वाइंडिंग पूरे कॉपर वायर की वाइंडिंग ही है, और कॉपर की जो रिंग है ये भी है। ये कैसे, मोटी कॉपर की रिंग है ये, इससे कुछ मोटी है। तो क्या कह सकते हैं, देखो जहाँ तार मोटा होता है और वहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है और उसका रिजेक्टेंस कुछ अधिक होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इस कॉपर की रिंग का आर का मतलब रेजिस्टेंस कम रहेगा और एक्स का मान अधिक रहेगा। तो इसकी एवज में इसमें धारा लेगिंग चलेगी। धारा कैसे चलेगी वो तो बताऊंगा। इसकी एवज में, किसकी एवज में, इस वाइंडिंग की एवज में इसमें धारा लेगिंग चलेगी। धारा तो इसकी भी लेगिंग चलेगी वोल्टेज से, लेकिन इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उससे भी ये धारा लेगिंग चलेगी, इससे अधिक लेगिंग, क्योंकि इसका आर कम है। और इसमें क्या रहेगा, इसमें आर तो रहेगा अधिक और एक्स रहेगा कम। किसकी एवज में, इस शेडेड रिंग की एवज में। अब आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, गौर से सुनना मेरी बात। मैं आपको 3 डायग्राम दिखाता हूँ इसके जो कार्य प्रणाली के, फिर आपको समझ में आएगा। तीनों सेम टू सेम ऐसे बनाता हूँ। ये मोटर में चुंबकीय फ्लक्स कैसे घूमेगा और मोटर सेल्फ स्टार्ट कैसे होगी उसकी बात करता हूँ, फटाफट बना। एक तो ये हुआ, एक दूसरा यहाँ बना देता हूँ, ये एक ये हुआ, तीसरा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये हुआ, 3 हो गए यहाँ पे। और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ कॉपर का छल्ला रहेगा, और यहाँ वही कॉपर का छल्ला रहेगा यहाँ पे, जिसको शेडेड वाइंडिंग कहते हैं। ये कॉपर का छल्ला हो गया, और यहाँ भी वही कॉपर का छल्ला रहेगा जिसको शेडेड वाइंडिंग कहते हैं। और इसके ऊपर होती है वाइंडिंग। इसके ऊपर क्या रहेगी, इसके ऊपर वाइंडिंग रहेगी। देखो मैंने 3 पार्ट दिखाया आप लोगों को यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं कि शेडेड कॉइल तो होती है मोटे तार की, जो कॉपर की होती है, इसमें तो आपको बता दिया मैंने आपको। अब जब मेन वाइंडिंग में क्या करेंगे, जब इस मेन वाइंडिंग में, ये क्या है, मेन वाइंडिंग है, इसमें एसी प्रवाहित करवाएंगे। याद रखना, इसमें क्या करेंगे, एसी प्रवाहित करवाएंगे। कैसी, सिंगल फेज एसी। सिंगल फेज एसी करवाया, मेरी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखो तो लिख लेना, और समझो तो समझ लेना आराम से। ये क्या है, शेडेड रिंग है आपकी, शेडेड रिंग है जिसको शेडेड कॉइल कहते हैं। ये शेडेड कॉइल बता देता हूँ यहाँ पे, शेडेड कॉइल है। और ये अनशेडेड है, और ये शेडेड भाग है। और ये 2/3 था और ये 1/3 है। ये सेम ऐसे है सब में। अब आप गौर से सुनना, जब लिखना चाहो तो लिख लेना। जब मेन वाइंडिंग को एसी सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है, क्या करेंगे, इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई से एग्जिस्टिंग, ये जो कॉइल है इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कर दिया कनेक्ट, एसी सप्लाई दे दी, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, ये वाइंडिंग क्या करेगी, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। कैसा करेगी, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको मैं एक साइकिल की, हाफ साइकिल की बात करता हूँ, पूरे साइकिल की बात नहीं करें। हाफ साइकिल एसी कैसी होती है, देखो ये होती है एसी, ऐसी दी यहाँ पे। तो आधी साइकिल की बात करेंगे, आधी साइकिल अपना घूम जाएंगे। मैं हाफ साइकिल की चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो हाफ साइकिल में क्या हुआ, यहाँ पे आप गौर से सुना मेरी बातें। 3 स्वरूप बनाऊँ हाफ साइकिल के, जैसे यहाँ पे मैं कि कैसे घूमेगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स घूमने की कंडीशन क्या होगी। जैसे ये साइकिल है, ये 3 भागों में दिखा देता हूँ आपको मैं। एक भाग तो साइकिल का ये है, ठीक है ना, और यही आता है, इसमें दूसरा भाग आता है, और यही तीसरा भाग आता है। गौर से सुना मेरी बात। यही भाग दिखाया मैंने। इस भाग में देखो क्या होता है, यहाँ से एसी प्रवाहित होती है 0 से, ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री पे अधिकतम मान है, तो यहाँ से बढ़ेगा ऐसे मान,
ये बढ़ेगा, और 90 डिग्री पे अधिक, 90 डिग्री से 91 डिग्री जो चलेगी तो मान घटना शुरू हो जाएगा। बस यही 3 कंडीशन देखनी है। तो यहाँ तक तो मान बढ़ता है, फिर यहाँ पे आके कुछ स्थिर बराबर हो जाता है, फिर यहाँ से इसका मान घटना शुरू होता है। 3 कंडीशन दिखाऊंगा, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, 3 कंडीशन दिखाऊंगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक क्या होगा, धारा बढ़ेगी, फिर ये 90 डिग्री पे पहुँचेगा, 90 डिग्री पे, फिर यहाँ तक इसमें कुछ मतलब कि कॉन्स्टेंट रहेगा, 1-2% परिवर्तन होता है, फिर यहाँ से फिर मान घटना शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ तक तो धारा बढ़ेगी, ये दोनों कुछ बराबर रहेंगी, और यहाँ तक इसमें धारा घटेगी। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ तक धारा बढ़ेगी और यहाँ से कुछ बराबर रहेगी और यहाँ पर कुछ घटेगी धारा, ऐसे। फिर ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ तक धारा बढ़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक धारा कुछ कांस्टेंट रहेगी, फिर घटेगी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आ गई एक ही कॉइल में। यहाँ पे देखो 3 कंडीशन ये हैं, तो यहाँ ए पॉइंट लगा लूँ, यहाँ बी लगा लेते हैं, यहाँ सी पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ ए पॉइंट लगा लें, यहाँ बी लगा लें, यहाँ से यहाँ तक की, और ये सी हो गया। यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट, यहाँ तक बी पॉइंट, और यहाँ तक मान लें सी पॉइंट। 3 कंडीशन दिखा दिया आप लोगों को। तीनों कंडीशन में यहाँ क्या परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स कैसे घूमेगा, मोटर सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाएगी, इसके बारे में जानना जरूरी है। अन्यथा बहुत कुछ राज छुपा इसके अंदर। आपका 1-2 क्वेश्चन अवश्य इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि काफी बार पूछा गया है, वो यहीं से निकलेगा उस क्वेश्चन का आंसर। ये मत सोचो कि सर आपने कुछ डीपली ले लिया है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट्स में बताना, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा राज निकलेगा जो कि आपकी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आप आंसर देने के लायक हो जाओगे। कैसे होगा मैं आपको शॉर्टकट में बता सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ तक धारा बढ़ी, यहाँ तक धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स इसका अधिक होगा। चुंबकीय फ्लक्स इसमें होगा, जैसे कि ये जो पूरा पोल, इसमें पूरे पोल में चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स बाहर आएगा ऐसे, अनशेडेड भाग में चुंबकीय फ्लक्स बाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, चुंबक क्यों क्या इस पूरे पोल में चुंबकीय, ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ तक इसमें पूरे में चुंबकीय फ्लक्स रहेगा। ये चुंबकीय फ्लक्स इस रिंग को काटेगा, क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स रिंग को काटेगा, फैराडे का नियम सिद्ध होगा। तो इसमें क्या होगा, रिंग में क्या होगा, रिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। लिख लेना, ऐसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो मेन वाइंडिंग, लिख लेना मेन वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती, लिखना मेन वाइंडिंग परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करती है, करेगी। इसी के कारण वो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, लिखना वो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स शेडेड रिंग को काटेगा। क्या करेगा, रिंग को काटेगा। और रिंग में क्या होगा, शेडेड रिंग में, शेडेड कॉइल में फैराडे के नियमानुसार, किसके अनुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा। लिख लेना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब कैसा ईएमएफ होगा, एसी का होगा। अब देखो आप लोगों को पता है कि जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है बाहर नहीं लेते हो, तो इसमें क्या होगा, ये ईएमएफ क्या करेगा, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, इस कॉइल में ये इसको काटेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ का कारण क्या चलेगी, इसमें धारा चलेगी। शेडेड रिंग में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित हुई, ये धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित क्या होगा, ये इसमें फ्लक्स होगा। शेडेड रिंग में क्या होगा, फ्लक्स निर्माण होगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, मेन चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा। वो चुंबकीय फ्लक्स मेन चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा। तो यहाँ तो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स अधिक है, लेकिन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, कम है, क्योंकि शेडेड रिंग का चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। तो वो चुंबकीय फ्लक्स मेन चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा, तो उस चुंबकीय फ्लक्स को इधर धकेलेगा वो। ठीक है नहीं, तो इस इतनी दूर में, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक का भाग देखा जाए ये, तो इसका मैग्नेटिक अक्ष क्या होगा, ये मैग्नेटिक अक्ष रहेगा, ये एन होगा, इसको कहते हैं मैग्नेटिक अक्ष, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक अक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, एक पोल के मध्य की रेखा। जैसे आपको बताऊं चुंबकीय अक्ष क्या था, ये आपको चुंबक मान लेता हूं, तो ये तो थी न्यूट्रल अक्ष और ये थी मैग्नेटिक अक्ष। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स अधिक, ये एन भाग था, ये एस है, तो ये एन है, ये एस है, माना कि ये एस पर है, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स माना कि ये एस है, ये और ये एस मान लेते हैं। ठीक है नहीं, और चुंबकीय फ्लक्स बाहर किससे निकलता है, एन से निकलता है, तो ये एस भाग हो गया, एन भाग हो गया, तो चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ठीक है नहीं, और ये चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगा, पूरे चुंबकीय, ये वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स काटेगा, इसमें होगा तो इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, वो इसका विरोध करेगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसके मध्य में एन चुंबकीय, इसके पोल का चुंबकीय अक्ष रहेगा कि अभी चुंबकीय फ्लक्स यहाँ होगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा, इसने विरोध कर लिया और कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं है। लेकिन अब देखो धीरे से क्या होगा, आगे वाली एक
कुछ क्षण बाद में, 1 मिली सेकेंड मान लो कि कुछ क्षण बाद में क्या होगा, ये धारा का स्वरूप यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो कुछ मान यहाँ पे बढ़ा और कुछ घटा, कुछ परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन होने से क्या होगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा। ठीक है ना, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स कुछ बढ़ना, मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स कुछ घटेगा और ये बढ़ेगा, सॉरी यहाँ चुंबकीय फ्लक्स, इसमें ये चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, इसमें क्या होगा, धारा ऐसे जाएगी तो इसका चुंबकीय फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में ये कंडीशन आ गई, ए से बी तक की करें तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो यहाँ आया है, ये चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, क्योंकि धारा का मान कम होना शुरू हो गया, यहाँ से धारा का मान कम हुआ, घटेगा तो इसमें क्या करेगी, आपको पता है कि ये लेंज के नियमानुसार कार्य करती है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो धारा प्रवाहित होती है, और चुंबकीय फ्लक्स घटता है तो धारा प्रवाहित होती है। जो चुंबकीय फ्लक्स घटता है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स ये घटेगा और इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धारा इसमें आई बढ़ेगी लेंज के नियमानुसार, और आई बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इस चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस, इसमें दोनों का समायोजन होगा, इस चुंबकीय फ्लक्स का इस चुंबकीय फ्लक्स का समायोजन होगा। समायोजन होते ही ये मैग्नेटिक एक्सिस पहले तो ये सेंटर में थी, अब क्या होगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा सा आगे खिसकेगी, ये मैग्नेटिक एक्सिस कुछ आगे सरकेगी, तो चुंबकीय फ्लक्स पहले यहाँ पे था, इसके क्योंकि इसने इसको धकेला से, इस चुंबकीय फ्लक्स इसको धकेला तो सेंटर से कुछ साइड में थी, इसके सेंटर से कुछ साइड में थी, अब ये सेंटर में आ गई, दोनों के सेंटर में आ गई, दोनों का चुंबकीय फ्लक्स समायोजन, इसका थोड़ा घटेगा, इसका बढ़ेगा, दोनों का समायोजन, अब ये सेंटर में आ गई चुंबकीय फ्लक्स, आ गया ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, धारा और घटेगी आगे, तीसरी स्टेप में धारा घटेगी। आधे चक्र की बात करें, आधे चक्र में धारा घटते इसका चुंबकीय फ्लक्स फिर घटना चाहिए, इसका चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा और इसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि इसमें धारा बढ़ेगी, क्योंकि विरोध करेगी, तो क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, इसमें अधिक चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसका चुंबकीय फ्लक्स और इसका चुंबकीय फ्लक्स घट जाएगा, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस खिसक के कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये एन आ गया। तो बोले पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन यहाँ तक थी, फिर दूसरी कंडीशन यहाँ तक आई और तीसरी कंडीशन यहाँ पे आ गई। पहली कंडीशन यहाँ तक थी, यहाँ से शुरू से, यहाँ से फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पहुँची और तीसरी कंडीशन यहाँ पहुँच गई। तो ये क्या थी, चुंबकीय फ्लक्स आगे धीरे धीरे खिसक रहा है। इस प्रकार ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, घूमने वाला हो जाएगा, यहाँ से घूमेगा, फिर अगला पोल जो आएगा वो खींच लेगा, फिर ये पोल, 4 पोल गई तो ये पोल खींचेगा, तीसरा पोल खींचेगा, ये खींचेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगा। किसके कारण हुआ, उस शेडेड कॉइल के कारण हुआ। तो क्या कह सकते हैं इसके अंदर, इस वाइंडिंग में, इस मोटर में क्या कह सकते हैं कि ये मोटर, इस मोटर में जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो खिसकता है। मैग्नेटिक एक्सिस अपने शेडेड अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर खिसकता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि शेडेड पोल मोटर में शेडेड जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है ना, मैग्नेटिक एक्सिस किस मोटर में, इसमें मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय अक्ष होता है, ठीक है ना, एक्सिस चुंबकीय अक्ष होता है, वो किधर खिसकता है, देखो अनशेडेड से शेडेड भाग की ओर। ये प्रश्न इसमें राज छुपा हुआ है, कहाँ किधर खिसका, चुंबकीय अक्ष किधर खिसका, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और फिर लास्ट में पहुँचा ये। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ थी, यहाँ से खिसक के कहाँ गई, यहाँ पहुँची, यहाँ से खिसक के यहाँ गई और ये पहुँच गई यहाँ पे। तो मैग्नेटिक एक्सिस खिसक गई। तो कह सकते हैं कि अनशेडेड भाग ये था और शेडेड भाग ये था। अनशेडेड से शेडेड की ओर मैग्नेटिक एक्सिस खिसकती है, जिसके कारण क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घूमता है। मैग्नेटिक लिख लेना, मैग्नेटिक एक्सिस खिसकने से चुंबकीय फ्लक्स घूमता है। चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा और इसके अंदर क्या रखा है, आप लोगों को पता है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे रोटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, रोटर होगा। कैसा होगा रोटर होगा, ये आपका रोटर होगा। इस रोटर को ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे घूमेगा, ऐसे किधर घुमा, अनशेडेड से शेडेड भाग की ओर घुमा। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घुमा, इसलिए इसको काटा और रोटर में टार्क उत्पन्न हुआ और रोटर घूमना शुरू हो गया। तो ये थी चुंबकीय फ्लक्स मेन और ये था चुंबकीय फ्लक्स आर का, और दोनों का समायोजन हुआ और मोटर घूमनी शुरू हो गई। कैसे घूमेगी, इस दिशा में घूमेगी। ये दिशा कौन सी है, क्लॉकवाइज दिशा है।
ठीक है ना। ये दिशा कौन सी है, क्लॉकवाइज दिशा है। अब देखो यहाँ से इस रिंग को कहाँ लगाएंगे, मैंने आपको बताया गहराई पे स्थापित होती है, क्योंकि इसका प्रेरकत्व कुछ अधिक करना है, इसका प्रेरकत्व कुछ अधिक करना है कि जो कि इसका विरोध कर सके। इसलिए पूछा कि इसको गहराई पर क्यों लगाया जाता है, कि इसका प्रेरकत्व का मान, इसके इंडक्टेंस के मान को कुछ अधिक करने के लिए इसको कुछ गहराई पर स्थापित किया जाता है। और अब इसमें राज क्या छुपा है, प्रश्न क्या छुपा है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या छुपा होगा, उसकी चर्चा अवश्य करेंगे यहाँ पे। अब इसमें देखो, क्या आप लोगों ने देखा कि ये जो शेडेड भाग है, जो कि आप लोगों ने देखा, इसका चुंबकीय फ्लक्स या इसका मैग्नेटिक एक्स किधर खिंच सकता है, ये खिंच सकता है अनशेडेड से शेडेड की ओर, ठीक है ना। और ये खिसकाएगा कौन, ये शेडेड रिंग खिसकाएगी। तो मैग्नेटिक एक्स खिसकाने का काम कौन करेगा, शेडेड रिंग करेगी। काफी बार पूछा जाता है मैग्नेटिक एक्स किसके द्वारा खिसकता है, किसके द्वारा अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। अग्रसर का मतलब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है किसके द्वारा, शेडेड रिंग के द्वारा। ये बात भी लिख लेना कि मैग्नेटिक एक्स अग्रसर होने का कारण है शेडेड रिंग, ठीक है। और अब आगे शेडेड रिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किसके कारण होगा, फैराडे के नियम अनुसार। किसके कारण विरोध करेगी, लेंज के नियम अनुसार। अब आप लोग समझ गए, एसी होती है जो परिवर्तनशील होती है, यहाँ फेस है, यहाँ पेज और ये न्यूट्रल। तो इसमें से आप धारा इधर से, क्योंकि धारा एक बार इधर से प्रवाहित होती है, एक बार इधर से होती है, उल्टी सुल्टी धारा होती है। तो चुंबकीय जो मैग्नेटिक एक्स खिसकेगी वो हमेशा इधर ही खिसकेगी। यदि आप लोगों ने इसके परिवर्तन कर दिया, यहाँ एन लगा दिया और यहाँ पी लगा दिया, तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए इसका मैग्नेटिक एक्स एन शेडेड से शेडेड की ओर ही खिसकेगा, चाहे आप इसके कनेक्शन चेंज कर दो। तो आप लोग एक चीज समझ गए होंगे, तो क्या यहाँ इस मोटर की गति का परिवर्तन कर सकते हैं, गति की दिशा को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। इस मोटर की गति की दिशा कैसे रहेगी, ये मोटर किस दिशा में घूमेगी, अनशेडेड से शेडेड की ओर ही घूमेगी। तो ये लिख लेना, काफी बार पूछा जाता है मोटर किस दिशा में घूमती है। शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर अनशेडेड से, क्योंकि अछायित ध्रुव है, यानी कहेंगे अछायित ध्रुव से छायित ध्रुव की ओर घूमती है। हिंदी में लिखो तो, और अंग्रेजी में लिखो तो अनशेडेड, अनशेडेड से शेडेड पोल की ओर हमेशा घूमती है, कभी बदलने वाली नहीं होगी, हमेशा घूमती है। अब एक चीज का विचार कीजिए आप लोग, मोटर की मैन्युफैक्चरिंग की और मोटर को बना दिया, और मोटर में ये पोल डाल दिया, चारों पोल डाल दिए, और अनशेडेड भाग मैंने आप लोग दाईं साइड कर दिया, तो मोटर हमेशा दाईं साइड ही घूमेगी। इसकी घूमने की दिशा हम नहीं बदल सकते। जब तक ये शेडेड भाग इधर रहेगा, मोटर की गति ऐसे ही रहेगी। इसलिए क्या कह सकते हैं, सिंगल फेज मोटर में किस मोटर की गति को बदला नहीं जा सकता। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपके समझ में आया होगा कैसे, ये चीज आप नहीं पढ़ते, इसको नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनशेडेड भाग, ये जो मोटर है घूमती, इसकी दिशा क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि शेडेड भाग इस दिशा में है, चुंबकीय फ्लक्स हमेशा ऐसे ही घूमेगा। तो कह सकते हैं इस मोटर के घूमने की दिशा को बदला नहीं जा सकता, मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदली जा सकती। किस मोटर में, शेडेड पोल के। बाकी सभी मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं, टिपिकल रूप से बदल सकते हैं, इसके नहीं बदल सकते। अब पूछा जाएगा तो बदलने के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार बदली जा सकती है। तो आपको पता है ये बदलने का तरीका रहेगा कि यहाँ पे दो शेडेड, एक शेडेड भाग इधर लगाएंगे, एक शेडेड भाग इधर, इसको भी यहाँ से काट देंगे, एक शेडेड भाग और लगा देंगे, तो और ये लगाएंगे, तो फिर इसके घूमने की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, इसमें वाइंडिंग उल्टी कर देंगे, इसका जो घूमने का तरीका है वाइंडिंग का, उसको ऐसे घुमा देंगे। तो कह सकते हैं कि दो शेडेड घूमने की दिशा बदलने के लिए क्या करेंगे, मोटर को कुछ स्पेशल डिजाइन से बनाया जाएगा। इस पर पहली बात तो आ गई, मोटर की घूमने की दिशा बदल नहीं सकते। घूमने की दिशा बदलने के लिए लिख लो, घूमने की दिशा बदलने के लिए विशेष डिजाइन तैयार की जाती है, विशेष डिजाइन से बनाई जाती है। मोटर को विशेष डिजाइन से, मोटर को लिखना, मोटर को विशेष डिजाइन से बनाया जाता है। कैसे, अब आपको दो विधियां बताऊंगा आपको। देखो,
वैसे तो आसानी से नहीं बदल सकते, आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा हमेशा कि किस मोटर की घूमने की दिशा को नहीं बदल सकते, तो शेडेड पोल मोटर को ही घूमने की दिशा को नहीं बदला जा सकता। और अब वो देखो बाद की बात है, जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हुई, कुछ जुगाड़ किया, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट किया। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, उसका जुगाड़ किया, सेल्फ स्टार्ट किया। तो यहाँ भी कुछ अलग तरीके से इसका कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। कैसे? डबल सेट लगे, शेडेड रिंग के डबल सेट लगाएंगे तो लिख सकते हैं शेडेड, डबल शेडेड रिंग प्रयोग करके। एक शेडेड रिंग ये लगाई, एक इधर और लगा देंगे ऐसे काट के, तो लिख लेते हैं डबल शेडेड रिंग प्रयोग करके इसकी घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। एक तो आपका ये रहेगा। फिर दूसरी एक वाइंडिंग ये है, इस वाइंडिंग को माना कि पोल इस पे ऐसे लपेटा आप लोगों ने, ठीक है ना, और एक भाग ये लगाया, इसको घूमने के साथ बदल सकते हैं। तो एक शेडेड रिंग लगाई तो इसको घूमने के साथ बदलने के इसमें क्या करेंगे? डबल वाइंडिंग में करेंगे। कौन सी वाइंडिंग करेंगे? मैन वाइंडिंग मान लो, डबल मैन वाइंडिंग मान लेते हैं, डबल एग्जैक्टिंग वाइंडिंग मान लेते हैं, या मैन वाइंडिंग प्रयोग करके, यूज करके इसकी घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। आसानी से नहीं बदल सकते, मोटर में कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा आप लोगों को घूमने की दिशा बदलने के लिए। तो अब देखो छोटी सी शेडेड रिंग थी, वहाँ तो उस पूरी मोटर पहले पड़ी, उसमें पूरी वाइंडिंग थी, यह छोटी सी शेडेड रिंग है, तो कितना चुंबकीय फ्लक्स मजबूत होगा इसका, इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना तेजी से घूमेगा? तो चुंबकीय फ्लक्स भी ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स भी इतना तेजी से नहीं घूमेगा। तो क्या कह सकते हैं इस मोटर को? ये मोटर निम्न क्षमता की होती है। बस आप लोगों को ये दिखाया गया कि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सकती है, किसके बिना? ये हो सकती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बिना, ये हो सकती है साइक वाइंडिंग के बिना, ये हो सकती है कैपेसिटर के बिना। तो दिखाते हैं किस कैसे इसको बना सकते हैं, किस प्रकार घुमा सकते हैं। आपने घूम के देखी तो क्या कर सकते हैं, इस मोटर की ये बहुत कम साइज़ की होती हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, ये मोटर बहुत कम साइज़ की होती है। यहाँ लिख लो, बस ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इसको मिटा के लिख लो यहाँ पे। यहाँ से लिखा देता हूँ मैं, ये मोटर बहुत ही कम साइज की, क्षमता की साइज की बनाई जाती है, मतलब कम क्षमता की बनाई जाती हैं। साइज का मतलब क्षमता में लिख लें, यहाँ क्षमता की बनाई जाती है। अब कितनी रहेगी क्षमता? देखो क्षमता बहुत कम होती है, सबसे कम क्षमता इसकी होती है लगभग देखा जाए तो। आपको मैं इसकी यूज भी बताऊंगा और इसकी विशेषता बताऊंगा, और इसकी क्षमता जो कितने एचपी की होती है, एचपी लिख लो 1/250 एचपी या फिर 1/6 एचपी। एक एचपी का छठे भाग की इतनी छोटी मोटर बनाई, एक एचपी का 250 भाग, एक एचपी ये इसका कि एक एचपी का 250 भाग कितना होगा? कम भाग होगा। इतनी क्षमता की मोटर में तो आप अनुमान लगा सकते हो कितनी कम क्षमता की होती हैं। लोड नहीं लगा सकते इसके ऊपर, बिना लोड की मोटर होती हैं। अब इतनी कम क्षमता की मोटर तो समझ गए इसका स्टार्टिंग टार्क कितना होता है। स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन दोनों कोण, ये फ्लक्स उत्पन्न हुआ, ये फ्लक्स उत्पन्न, दोनों के बीच में क्या चाहिए? इसकी धारा और इसकी धारा में 90 डिग्री का कोण चाहिए। यहाँ तो 90 डिग्री का कोण स्थापित नहीं हुआ, माना कि 1-2 डिग्री का कोण हो गया होगा, क्योंकि इसमें धारा ज़्यादा लेगिंग चलेगी, इसमें कम लेगिंग चलेगी, 2-4 डिग्री का कोण हो गया होगा। तो जब तक 90 डिग्री का कोण नहीं होता है तो स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है। 90 डिग्री का होते ही सबसे अधिक हो जाता है। तो इसका स्टार्टिंग टार्क कितना होगा इस मोटर का? लिख सकते हैं इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लोड तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी, लोड लगा देगा तो मोटर रुक जाएगी, ठीक है ना। लो स्टार्टिंग टार्क होता है, ऐसे मान लेते हैं। अब उसकी और विशेषता क्या देखें, इन सभी कारणों के बाद ही निकलता है कि ये ओवरलोड सहन नहीं कर पाती, ओवरलोड सहन नहीं करती है, बिना ओवरलोड ही चलेगी, ठीक है। लोड स्टार्टिंग में लोड नहीं लगा सकते और ओवरलोड नहीं इसको कर सकते, ये इसकी विशेषता रहेगी। और इसकी दक्षता बहुत कम होती है। इसकी दक्षता काफ़ी बार पूछा जाए कि इस मोटर की दक्षता कितनी होती है, तो यहाँ इस मोटर की दक्षता कितनी लिखें? दक्षता की बात करें, दक्षता मतलब एफिशिएंसी कितनी होती है? 5% से
35% तक होती है। 5% से कितनी होगी? 5% से 35% तक की दक्षता की मोटर होती है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। अब देखो, स्टार्टिंग टॉर्क कम, लोड सहन नहीं कर सकते, और उसके बाद में मतलब कि ये बहुत कम क्षमता, जैसे 1.250 HP या 1.6 HP, मतलब कि 1/6 HP इतने के रहते हैं, तो उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ऐसे मान लो कि जहाँ निम्न लोड होगा, निम्न भार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग में क्या लिख सकते हैं? इस मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? निम्न भार के लिए करते हैं। निम्न भार में प्रयोग में लिख लो, में इसका प्रयोग किया जाता है। अब निम्न भार में नाम मैं लिखा देता हूँ आपको, कौन कौन से रहेंगे। छोटा लिख लो, निम्न भार में क्या लिखेंगे? छोटा मेज का पंखा लिख लेना। छोटे मेज के पंखे में, खिलौने में, हेयर ड्रायर में, जहाँ ये छोटे छोटे मशीन आती है बालों को सुखाने की, हेयर ड्रायर आती है, वहाँ हेयर ड्रायर में, और विद्युत घड़ी में। विद्युत घड़ी में एक मोटर और भी आई थी आपके सामने, सिंक्रोनस मोटर आई थी। दोनों का नाम पहले आता था, सिंक्रोनस मोटर का नाम सबसे पहले लेना, याद रखना। दोनों मोटर आए कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? उसका भी विद्युत घड़ी में प्रयोग करते थे, और इस शेडेड पोल मोटर का भी विद्युत घड़ी में प्रयोग करते हैं। दोनों का नाम आ जाए तो सिंक्रोनस मोटर का नाम पहले लगाना। और यदि वैसे तो इंडिविजुअली आपको लगभग देखा जाएगा तो यही है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का अधिकतर यूज तो पावर फैक्टर सुधारने में करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। तो इस मोटर का नाम ही लगभग आपसे पूछा जाएगा, और ऑप्शन में भी यही मोटर लगभग पूछी जाएगी कि किस मोटर का प्रयोग विद्युत घड़ी में किया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा कि मेज के पंखों में, खिलौनों में, और हेयर ड्रायर में, और विद्युत घड़ी में, और विज्ञापन के डिस्प्ले में। विज्ञापन के जो डिस्प्ले होते हैं ना, वहाँ विज्ञापन घूमता रहता है, तो वहाँ पे क्या कि वो LED घूमते रहते हैं, वहाँ पे विज्ञापन के डिस्प्ले में इसका प्रयोग करते हैं। और एग्जॉस्ट फैन में, जहाँ रसोई, किचन, जहाँ लेट बाथ, जहाँ एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं, एक ही होगी। और केबिन फैन में, जहाँ केबिन में, जैसे किसी कमरे में दीवार पे केबिन फैन लगाते हैं, वहाँ केबिन फैन में इसका प्रयोग करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो पानी की, जो कूलर में पानी की मोटरें आ गई, जो टुल्लू पंप आ गए, जैसे कि सबमर्सिबल पंप के तरह आते हैं, पानी डूब के चल गया। पहले की जो मोटरें आती थी, जो कूलर में पानी उठा के बाहर पानी फेंकती थी, वो मोटरें शेडेड पोल मोटरें होती थी। शेडेड पोल मोटर में कूलर के पानी के पंप में इसका प्रयोग करते हैं पानी उठाने के लिए। तो ये तो थे जहाँ पे लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। अब पहचान कैसे करेंगे कि ये मोटर शेडेड पोल मोटर है? ठीक है ना। तो देखो, इस मोटर में न तो आपको कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर के बिना ही सिंगल फेज मोटर चलती देखेगी, तो ऐसे मान लिया कि ये मोटर कौन सी है? शेडेड पोल मोटर रहेगी। जहाँ पे लोड नहीं है, जैसे एग्जॉस्ट फैन में लगा दिया, पानी के पंप में लगा दिया, विज्ञापन डिस्प्ले में लगा दिया, छोटे के मेज के पंखे में लगा दिया। खिलौने में जो मोटर आती हैं, जहाँ कैपेसिटर नहीं होता, सिंगल फेज से चलते हैं, सब के सब मोटर क्या होते हैं? शेडेड पोल मोटर होती हैं। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों, ये आप लोगों का शेडेड पोल का संपूर्ण वर्गीकरण था। मैंने खूब अच्छे तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों, किसी प्रकार की यदि कोई त्रुटि होती है, आपको समझ नहीं आता है या आप समझ नहीं पाते हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया है, तो मैं कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को संपूर्ण बातें समझ में आए और आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, क्योंकि आगे अभी टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम ही ऐसे मान लो कि आने की संभावना हो चुकी है, आने वाले 3-4 महीने में। तो क्यों न अपन पहले से तैयारी कर लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हो वो भी कमेंट से लिखना। तो थैंक यू, धन्यवाद।